43% of all global profit goes to the US. goes to the US. इसीलिए तो उनका प्रेसिडेंट इतना खुल के दादागिरी कर पाता है. अगर यूएस ने ईरान लिया तो चबार गया. ताइवान की स्टोरी क्या है? ताइवान में जो गवर्नमेंट है दैट इज नॉट अंडर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज कंट्रोल. शी जिनपिंग ने ऐसा ऑर्डर दिया है 2027 तक ताइवान नीड्स टू बी रीयूनिफाइड विद चाइना. रशिया वाज सेइंग दैट चाइना इज द रियल एनिमी. ऑफ कोर्स दे नो इट्स रियल एनिमी. अगर भारत नहीं होता तो रशिया पूरी तरह से चाइनीज कंट्रोल में होता. एक थिएटर में सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी. नाउ देयर इज इवन टॉक ऑफ अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला. सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट सेल्फ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया कि इफ समबडी अटैक्स पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया विल कम टू पाकिस्तान एड. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ देर तक बलूचिस्तान हुआ. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अटैक्स भी हुए पाकिस्तान आर्मी. ऐसा लग रहा है कि हमारे आसपास जितने भी पीसेस हैं ना, दे आर ऑल सेट अगेंस्ट अस. टेक ट्रंप, टेक बांग्लादेश, टेक नेपाल, टेक श्रीलंका, टेक चाइना. Abhijit ji, welcome to the show. Thank you so much. Good to have you again. It is always a pleasure to speak with you. Thank you, sir. Sir, what seems to be happening in the South China Sea? ये ताइवान की स्टोरी क्या है? How is Japan connected to it? And there is something deeper going on. We would love to know. जी, तो ताइवान एक आइलैंड है जिसको चाइना इंटीग्रेट करना चाहता है विद चाइना. ताइवान में जो गवर्नमेंट है दैट इज नॉट अंडर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टीज कंट्रोल. ओके, चाइनीज सिविल वॉर कब समाप्त हुई? 1950 के आसपास. तो उसमें क्या हुआ कि जो फोर्स हार गया दैट वाज द कुओमिंतांग व्हिच वाज लेड बाय चियांग काई शेक. दे लॉस्ट और माओ त्से-तुंग का जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है दे वन. तो कुओमिंतांग लेड बाय चियांग काई शेक दे एस्केप टू ताइवान और उन्होंने वहां पर सरकार बना ली. And that has always been since then a separate entity, a separate nation as such from China. और चाइना कहता है कि ताइवान इज अ रनअवे प्रोविंस, रेनेगेड प्रोविंस, इट हैज टू बी रीइंटीग्रेटेड विद चाइना. तो ये बात है. सो चाइना सीक्स द रीयूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विथ मेनलैंड चाइना. और ताइवान कहता है कि नहीं, वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर सॉवरेन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना. एंड यूएस सपोर्ट्स ताइवान. अभी क्या है कि अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो चाइना को कंस्ट्रेन करने के लिए 3 आइलैंड चेन है. पहला आइलैंड चेन है ताइवान. सर, एक तो इंडोनेशिया है इस साइड से. हाँ, इंडोनेशिया इस तरफ आ गया, लेकिन आइलैंड चेन्स की बात करेंगे तो ताइवान है, फिलीपींस है, फिलीपींस, ताइवान, जापान एटसेट्रा. फिर दूसरा आइलैंड चेन है, तीसरा आइलैंड चेन है. एंड बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड चेन्स कंट्रोल बाय द यूएस एसेंशियली, चाइना की जो नेवी है अगर उसको बाहर जाना है इनटू द पैसिफिक ओशन, दे हैव टू पास थ्रू यूएस सर्वेलेंस, यूएस कंट्रोल. और अगर युद्ध हो गया इट विल बी वेरी बैड फॉर चाइना. तो वो चाहते हैं, दे वांट टू लिबरेट दिस रीजन फ्रॉम अमेरिकन इन्फ्लुएंस. एंड ताइवान इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट, मेजर स्टेप. ताइवान इज अ फोर्ट्रेस. वो फोर्ट्रेस है, वहाँ पे यूएस ने वेपन सप्लाई किए, क्या कुछ नहीं सप्लाई किया है. ओके, और चाइना अभी पिछले कुछ वर्षों से ताइवान को ब्लॉकेड करता रहता है. वो आज पूरे ताइवान को एनसर्कल करता है विथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवल ड्रिल्स, लाइव फायरिंग ड्रिल्स, उनके एयर स्पेस में फाइटर प्लेन्स को इंक्लूड कराता है एंड सो ऑन. दे हैव मेड इट अ रेगुलर प्रैक्टिस. सो ताइवान इज यूज्ड टू इट नाउ. इट इज द न्यू नॉर्मल फॉर ताइवान. सो चाइना के ऐसा कहा जाता है, अफवाहें हैं शायद, या फिर शायद सत्य भी हो सकता है, कि शी जिनपिंग ने ऐसा ऑर्डर दिया है या फिर ऐसा डेडलाइन रखा है कि 2027 तक ताइवान नीड्स टू बी रीयूनिफाइड विद चाइना. ऐसा कहते हैं कुछ लोग. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स ट्रू और नॉट. तो ये है. अभी इसमें जापान का क्या रोल है, साउथ कोरिया का क्या रोल है. देखिए, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे एंड हुआ? अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए, हिरोशिमा और नागासाकी. और उसके बाद जापान हैड टू सरेंडर. तो जापान ने सरेंडर किया यूएस को, और यूएस ने जापान पर कब्जा कर लिया और मिलिट्री ऑक्यूपेशन डाल दिया. आज जापान में मोर देन 130 परमानेंट यूएस मिलिट्री बेसेस है. जापान एक सॉवरेन राष्ट्र नहीं है, वो फ्री नेशन नहीं है. जापान इज अंडर परमानेंट यूएस मिलिट्री ऑक्यूपेशन. जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1945 में लिखा गया था. किसने लिखा? अमेरिका ने लिखा, डगलस मैकार्थर. हाँ, अंडर हिज सुपरविजन. और तब से आज लेकर आज तक एक शब्द नहीं चेंज हुआ है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में. आई थिंक उसके कॉन्स्टिट्यूशन में दे इंस्टीट्यूटेड दैट वी विल नेवर हैव एन आर्मी. हाँ, एग्जैक्टली. पैसिफिस्टिक नेशन, नो आर्मी एंड ऑल दैट. सो दे हैव समथिंग कॉल्ड द जापानीज सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, जिसको यूएस कंट्रोल करता है. बैंक ऑफ जापान को भी यूएस कंट्रोल करता है. पूरे के पूरे जापान को यूएस कंट्रोल करता है. उनकी डेस्टिनी को यूएस कंट्रोल करता है. अब जापान में इलीगल इमिग्रेशन शुरू हो गया है. बांग्लादेशीज को डाल रहे जापान में, पता नहीं क्या क्या. जापान का डेमोग्राफी ये लोग चेंज करने वाले हैं. इंटरेस्टिंग. इज दैट ट्रू? इट इज ट्रू. ओके, सो जापान का ये रोल है. इट इज अ यूएस फोर्ट्रेस, अमेरिकन फोर्ट्रेस है इन द पैसिफिक, राइट? इन द पैसिफिक. अब साउथ कोरिया की बात करते हैं. 1950s में कोरियन वॉर हुआ था.
Okay, after the Second World War ended, the northern part of Korea was under essentially Soviet supervision, and the southern part of Korea was under US supervision. और बाद में पूरा it went into a war, और 1950s में ये war हुआ, और फिर eventually एक division हो गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का. साउथ कोरिया में more than 100 permanent US military bases है. ओके, साउथ कोरिया भी पूरी तरह से यूएस कंट्रोल में है. सो साउथ कोरिया एंड जापान एंड ताइवान आर मेजर यूएस एसेट्स इन द रीजन. ओके, और ये चाइना को ऐसे रिंग फेंस करते हैं. नॉर्थ ऑफ जापान यू हैव द कुरिल आइलैंड्स जो यूएस रशिया के कंट्रोल में है. सखालिन है, कामचात्का है, इट्स ऑल रशियन टेरिटरी. तो ये ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है चाइनीज नेवी को कि आपको बाहर निकलना है इनटू पैसिफिक, देन यू हैव टू गो थ्रू दिस टेरिटरीज. और जापान एक बहुत ही मिलिटरीली पावरफुल नेशन है बिकॉज ऑफ द यूएस मिलिट्री प्रेजेंस देयर. और जापान के जो सबमरीन्स है बहुत ही एडवांस्ड है, वेरी डेडली सबमरीन्स. जापान ने जो सबमरीन्स रिटायर किए हैं दे आर फार डेडलियर देन चाइनीज एक्टिव सबमरीन्स. ओके, और जो एक्टिव सबमरीन्स है दोज आर फ्राइटनिंगली गुड. तो जापान एक एक्चुअली बहुत पावरफुल मिलिट्री नेशन है. जापान इज अ शैडो न्यूक्लियर पावर. अगर वो चाहे तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे दे विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स. दे हैव द टेक्नोलॉजी फॉर दैट एंड दे आल्सो हैव द मींस टू डिलीवर. और श्री हेनरी किसिंजर जब मृत्यु कब हुई थी 2023 में, राइट, अ फ्यू मंथ्स बिफोर ही डाइड, श्री हेनरी किसिंजर ने कहा था कि जापान विल मोस्ट लाइकली बी अ न्यूक्लियर वेपन्स पावर इन 5 years. 2028 का डेडलाइन हुआ इसका मतलब. एंड किसिंजर अंडरस्टूड द वर्ल्ड, सो मे बी इज गोना बी राइट. सो दैट इज हाउ द यूएस हैज रिंग फेंस्ड चाइना. और चाइना चाहता है कि वो ताइवान को वापस ले, लेकिन ले नहीं पा रहे. चाइना इतना पावरफुल नेशन है, अगर सब कहते हैं कि चाइना इज अ सुपर पावर, तो ताइवान को क्यों नहीं ले पा रहा है? चाइना के बैकयार्ड में यूएस इतना पावरफुल है कि चाइना इज नॉट एबल टू टेक ताइवान. अगर उन्होंने ताइवान के ऊपर मूव किया, आक्रमण किया, तो अगर वो जीते भी, they will inherit an island that is completely smoldering in ruins. China, Taiwan में TSMC नाम का कंपनी है which supplies the majority of the world's chips, and जो powerful computing chips है which are driving AI and whatnot. That's one reason why China wants Taiwan. They want to take that. लेकिन everyone knows if China takes Taiwan, that TSMC will be completely destroyed. कुछ भी उनको काम का नहीं मिलेगा. And if they try to invade Taiwan, they will have to fight a war, and that can drain China potentially. It can become China's Ukraine. तो ये सब हो रहा है साउथ चाइना सी में. चाइना क्लेम्स साउथ चाइना सी कि ये हमारा प्राइवेट लेक है. ओके, 9 लाइन है और ये सब हमारा है. एंड दे आर क्लेमिंग वियतनामीज टेरिटरी, दे आर क्लेमिंग ताइवान ऑफ कोर्स. इंडोनेशिया पे भी टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहे हैं. हर किसी के ऊपर टेरिटोरियल क्लेम्स कर रहे हैं. बट द यूएस इज टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल. दे आर क्लेमिंग द एंटायर वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो ये सिचुएशन है साउथ चाइना सी में vis-a-vis जापान, साउथ कोरिया एटसेट्रा. दैट्स वेयर वी आर. एंड चाइना इज बीइंग कंसिडर्ड राइट नाउ. काफी प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर बिकॉज ऑफ ऑल दिस. वहाँ पे एक रोग प्लेयर है छोटा सा, नॉर्थ कोरिया. हाँ, उसका कोई पता नहीं है. Which side is it on, and what are they likely to do? Because they are a very strange player in the whole mix. देखिए, नॉर्थ कोरिया इज entirely aligned with China. ओके, जो किम डायनेस्टी है, किम इल सुंग, किम जोंग इल, किम जोंग उन है अभी, राइट? Now his daughter is being groomed for the next leadership role. If the daughter doesn't work out, his sister is there, and so on. उनका भी कोई पुत्र होगा, उनकी बहन का. So the dynasty lineage is essentially assured. इस चैनल पे एक वीडियो जो भी आप देखते हो takes a lot of time, lot of effort and lot of thinking. मैं बहुत ऑब्सेसिवली सोचता हूँ कि मैं किस गेस्ट से किस टाइप के सवाल पूछूं, बट ये तो सिर्फ मेरा रोल है. मेरे अलावा कैमरा, माइक, साउंड, गेस्ट आउटरीच, गेस्ट मैनेजमेंट, एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द चैनल ग्रो. और चैनल ग्रोथ का सबसे ऑब्वियस और क्लियर मेट्रिक होता है सब्सक्राइबर बेस. इट रियली मैटर्स टू अस. विद वन क्लिक ऑफ योर्स, it will be a show of strength, it will be a show of support, and therefore I would like to request you on behalf of the whole team to please do subscribe to the channel अगर आपको हमारा कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है. इस डायनेस्टी को सपोर्ट हमेशा चाइना ने किया है. पहले यूएसएसआर भी सपोर्ट करता था, अब यूएसएसआर नहीं रहा, so China is supporting it. And North Korea is also involved very strongly in, you could say, quasi alliance with Russia. North Korean soldiers are allegedly fighting in Ukraine on Russia's behalf, और North Korea कुछ supplies कर रहा है, technology, arms, ammunition, whatever, to Russia. Right. और नॉर्थ कोरिया इज अलाइंड विद चाइना. नॉर्थ कोरिया ने एक बहुत ही स्मार्ट चीज़ की है. दे हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स, और उनके पास मिसाइल्स भी है जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है विच कैन डिलीवर दोज पेलोड्स वेरेवर इट्स रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई नोबडी वांट्स टू टच नॉर्थ कोरिया. दूर रहते हैं. Yes. अगर ईरान ने ये किया होता तो ईरान वुड बी अनटचेबल टुडे, लेकिन ईरान हैज मेड द मिस्टेक. दे डिड नॉट डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. तो नॉर्थ कोरिया का ये रोल है. इट इज अलाइंड विद चाइना
एंड रशिया टुडे. उनके और भी अलाइज थे. सीरिया था पहले, फॉर एग्जांपल अपना मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, जिसपे अमेरिका ने रेजिम चेंज कर दिया. सीरिया यूज्ड टू हैव यू नो दी अल असद डायनेस्टी. बशर अल असद थे, उनके पिताजी का नाम था हाफिज अल असद. तो अल असद को हटा दिया यूएस ने, और वहां पर एक आईसिस टेररिस्ट को बिठा दिया है एज द लीडर ऑफ सीरिया. उसका नाम जुलानी है, अल शरा और व्हाटएवर. वो ट्रम्प से भी मिला था. सो यू हैव अ टेररिस्ट रूलिंग सीरिया, एंड दैट्स व्हाई अभी अलायंस क्या है? रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है. अब रशिया और चाइना की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू, Russia and China are clearly aligned together in whatever is happening in the world right now. ऐसे circumstances बन गए हैं that they have to work together. Right. But does Russia trust China? Does China trust Russia? Do you know why you are stuck in the same loop that you were stuck in 5 years ago? जो गलतियां हम तब करते थे, वही गलतियां आज हो रही हैं, वही गलतियां 5 साल के बाद होंगी. The best advice that I have ever been imparted, जो किसी self help book में मुझे नहीं थी, वो ये थी कि उस loop को पकड़ो. That is why we have created the loop test. We have given it for free to everybody. If you want to really improve, if you are feeling stuck, if you want to achieve your potential, the loop test is brutally honest. It will not sugarcoat anything. The link is in the description. Go ahead, take the loop test, find out where you're stuck, and then break it. I heard some weird leak that had come from where Russia was saying that China is the real enemy. Of course, they know it's a real enemy. China has been doing electronic warfare against Russia. China cyber espionage करता है against Russia. They are trying to steal Russian military and technological secrets. China map, cartographic warfare करता है against Russia. आपको पता होगा कि China publishes maps जिसमें अरुणाचल प्रदेश is part of China, और they put Chinese names on Indian territories. Yeah. They have done the same thing to Russia also. Vladivostok का Chinese name दे दिया उन्होंने, and so on. So they are claiming Russian territory. तो ये रशिया पे भी प्रेशर डाल रहा है चाइना. और हिस्टोरिकली आपने इफ यू स्टडी हिस्ट्री, जब भी दो पावरफुल और लार्ज एम्पायर्स का साथ एक ही कॉमन बॉर्डर होता है, दे कैन नेवर एवर बी फ्रेंड्स. दे ऑलवेज हैव एन एडवर्सरियल रिलेशनशिप. और 1960s में चाइना एंड द यूएसएसआर ऑलमोस्ट वेंट टू वॉर. ओके, जो फार ईस्ट ऑफ रशिया है, वहाँ पे एक उसूरी नाम की रिवर है, उसूरी रिवर. तो और वहाँ पे एक आइलैंड है, हाइनान आइलैंड. तो चाइनीज ट्राई टू क्लेम इट एंड द रशियन सेड नो. तो वहाँ पे वॉर हुआ, बैटल्स हो गई, हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स डाइड ऑन ईच साइड. और यूएसएसआर ने डिसाइड किया उसके बाद, वी गोना न्यूक चाइना, वी गोना न्यूक देम. दे हैड डिसाइडेड. फिर अमेरिकन्स को मालूम पड़ गया समहाउ. तो यूएस ने कहा रशिया को, यूएसएसआर को, इफ यू न्यूक चाइना वी गोना न्यूक यू. तो इसलिए द यूएसएसआर हैड टू बैक डाउन. And that's how China started coming into the American orbit. And they benefited from that. They took advantage of that. So China or Russia, they are not natural allies. They are not natural adversaries. Right. Yeah. And so, when it comes to the economic sphere, जी. इस पूरे के पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड में, there is of course the economic factor. बिल्कुल. Who controls the real money? Which organizations? Not countries. Which organizations? Is it the IMF? Is it the US Treasury? Is it the how is it working? Where is the real money going? Who holds it? So you have organizations like the IMF. You have the World Bank. You have the American Federal Reserve Bank. Federal Reserve, तो it is well known that it is a private. It's a private bank. No one knows who owns it. Private company. हाँ, private company. मतलब nobody knows who owns it. No one knows who the shareholders are. Yeah. तो ये है. तो क्या हुआ था कि देखिए 1944 में जब यूएस वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ विनिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दे डिड समथिंग कॉल्ड द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. वहाँ पे अमेरिका और बाय द टाइम अमेरिका हैड इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन एसेंशियली द वर्ल्ड. तो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस किया और सभी ने डिसाइड किया वहाँ पे कि वी कैन अडॉप्ट द यूएस डॉलर एज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, ग्लोबल रिजर्व करेंसी, एंड यूएस डॉलर विल बी बैक्ड अप बाय गोल्ड. सो इट हैज अ जेन्युइन गोल्ड बैक्ड वैल्यू. 1971 में इस गोल्ड स्टेटस को हटा दिया, निक्सन ने हटा दिया. एंड देन द यूएस डॉलर बिकेम फ्री फ्लोटिंग एंड दे पेग्ड इट टू पेट्रोलियम. तो पेट्रोल डॉलर बन गया वो. सो एसेंशियली अभी क्या है कि अगर आपको विश्व में कोई भी ट्रांजैक्शन करना है मेनली, तो आपको यूएस डॉलर में करना होगा, स्पेशली इफ यू आर बाइंग पेट्रोलियम. बट चाइना सीक्स टू चेंज दिस, रशिया सीक्स टू चेंज इट. सऊदी अरेबिया इज काइंड ऑफ गोइंग अलोंग विद चाइना एंड रशिया इन दिस. सऊदी अरेबिया जब रशिया चाइना को ऑयल सप्लाई करता है, दे आर टेकिंग द पेमेंट इन युआन, which is making the Americans very angry. So overall, जो पूरा global economic order है, it is underpinned by the US dollar. It is underpinned by SWIFT. SWIFT जो mechanism है, which is for making transactions between various countries, big transfers and all that. तो अगर US किसी nation को cut off करता है from SWIFT,
it becomes very difficult for the nation to trade with the rest of the world, right? So it can isolate a nation, the Americans, and so on. So पूरा जो system है, उसमें कई organs है, like the World Bank, like the IMF, and so on and so forth, International Money, yeah, all that. और ये सब US controlled entities है, okay? और इन सब चीजों के थ्रू, और ये बहुत complex system है, you know. US has huge debt, ऐसा कहते हैं, gigantic debt, the biggest debt of any country in the world. ये debt भी क्या है? Nobody understands clearly what the debt is. Even I am sure I don't understand completely. इतना complex system बनाया है उन्होंने. Some of the debt is owed to other countries. The US क्या करता है? It issues treasury bonds, okay? And the Chinese and other countries, they buy huge amounts of the treasury bonds. So they are investing in the US. तो वो खरीदेंगे treasury bond और देंगे US को पैसा. तो इससे यूएस का इकोनॉमी बढ़ता है, बट दे ओ द मनी टेक्निकली टू चाइना. दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ द डेट, ट्रेजरी बॉन्ड्स डेट एंड ऑल दैट. मच ऑफ द डेट इज इंटरनल डेट which the US owes to itself. Yes, because they keep printing money. Yeah. And there are various mechanisms through, you know, when you print money, you accumulate some debt. Maybe the US government owes debt to some US banks, which are owned by itself and so on. Yeah. So much of the debt is this make-believe Chumantar thing, which nobody really understands. We're not even sure if it exists. तो ये सब है. सो द एंटायर सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द यूएस एसेंशियली. इसको ये लोग कहते हैं कि इट्स कॉल्ड द रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर. इसमें इकोनॉमिक कंपोनेंट बहुत बड़ा है. इसमें स्विफ्ट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सारे के सारे नेशंस दैट यू नो अबाइड बाय द अमेरिकन डिक्टेट्स. देन देयर इज द सप्लाई चेन्स, ट्रेड राउट्स व्हिच गो थ्रू ऑल द चोक पॉइंट्स, जिसको कंट्रोल करने के लिए द यूएस हैज अ मैसिव massive network of extraterritorial military bases and a huge navy, ताकि सब कुछ police कर पाए, control कर पाए. So you have that and so on. So all of this is the so-called rules-based world order, which is underpinned by the US dollar, the economy, and the US navy and the military and all the choke points and trade routes and supply chains. Yes, and also, I mean, the US has American companies, the tech companies. They have a tech powerhouse. And I think काफी हद तक चाइना से ये threatened इसलिए भी हैं, because I heard Trump के एक interview में he was saying that China owns and controls, monopolizes the production of all magnets in the world. If they decide that अब ये नहीं होगा, there will be no cell phone that will work, there will be no TV that can be created, no system. They control all magnet production, monopolized it. देखिए, why is the US not able to arm twist China the way it arm twists India? क्योंकि China, जैसे आपने rightfully कहा, China monopolizes the majority of rare earths. I mean, you know, those neodymium magnets and all that. Neodymium, ये सारे जो पावरफुल मैग्नेट्स फोन में. और अब एआई में जो चाहिए कि कंपनी इनके पास है, ब्रेन पावर इनके पास है, बट वो भी पीछे नहीं है एक तो. आई हर्ड दिस गाय जेसन हुआंग, ताइवान इज ओरिजिन, NVIDIA का फाउंडर. NVIDIA का फाउंडर openly admitting it. NVIDIA is $1 trillion company, openly admitting that China is the most formidable adversary that we have ever seen. And we are not going to be able to compete with them. The US has built up this enemy. उन्होंने अपना सारा का सारा आउटसोर्स. देखिए, दो प्रकार के जॉब होते हैं. एक ब्लू कॉलर जॉब होता है, एक वाइट कॉलर जॉब होता है. ब्लू कॉलर जॉब्स आर योर कंस्ट्रक्शन एंड फैक्ट्री जॉब्स. वाइट कॉलर जॉब्स आर योर ऑफिस जॉब्स. Okay, the Americans have outsourced all the blue collar jobs to the Chinese. Everything, construction, manufacturing, everything was outsourced because the Chinese they demanded less wages. तो इससे क्या हुआ कि over the decades the Americans lost the know-how. And the Chinese acquired the know-how, the technology, and they built upon it, and they've created this massive world-class industrial base that even the Americans lack right now. इसके लिए अमेरिका अभी बोल रहा है कि we will reshore these industries to America, and we will import Taiwanese workers for a few years to build this all over again in the US and so on. But US अभी बहुत पीछे हो गया from China. And that is a huge Achilles heel for the US. So China बहुत कुछ control करता है, which the US needs desperately, without which it can't have its technologies and industries, and the Chinese have that leverage over the US. China also produces 95% of the world's rare earths, processed rare earths, जो बहुत ही critical components होते हैं in cell phones, in all your electronics and whatnot. अगर China ने उस पर embargo लगा दिया तो US की economy बंद हो जाएगी. So that's another massive leverage the Chinese have. India ने क्या किया है? ऐसा कोई leverage नहीं हमारे पास. The US has exported white collar jobs to India. Okay, जो अपना business process outsourcing, call centers, IT, etc. Tech के jobs. But that can be replaced. The Chinese stuff cannot be replaced. They are not replaceable. Yes. This is the problem. Moreover, क्योंकि ये सारी American companies हैं, even we are using that platform, US के पास extreme power है narrative की. तो narrative US के पास है, rare earths China के पास है, सारा का सारा know-how
अब चाइना के पास है, तो कितनी देर तक, टू व्हाट एक्सटेंट एंड टू अंटिल व्हाट टाइम कैन चाइना बी इवन कंटेन्ड? एट सम पॉइंट इन टाइम, डू यू सी चाइना टेकिंग ओवर द ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर? I don't see it happening. नो. Because the US has the hard power. हार्ड पावर क्या होता है? इकोनॉमिक पावर एक कंपोनेंट है, दूसरा है मिलिट्री पावर. यूएस जो स्पेंड करता है एक साल में मिलिट्री के ऊपर, तो चाइनीज डोंट इवन स्पेंड 1/3 ऑफ दैट. ओके, यूएस देखिए, और जो ऑफिशियल फिगर्स है, दीज आर सिंपली ऑफिशियल फिगर्स. यूएस के पास ब्लैक बजट्स होते हैं विच आर नॉट पुट इन द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन. यूएस का प्रॉब्ली ईयरली मिलिट्री एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन $1 trillion. ओके, द चाइनीज कांट मैच दैट राइट नाउ. चाइना का भी बहुत हाई है कंपेयर टू अस, ओके, बट इट्स नथिंग कंपेयर टू द यूएस. तो हार्ड पावर यूएस के पास है. और दूसरी बात यूएस के पास क्या है? ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन. उनके पास मोर देन 800 extra territorial military bases across the world outside of US territory. And they're encircling various nations like China, like Iran, like everybody, right? Like Russia and so on. China के पास बिल्कुल भी power projection capability नहीं है. उनके पास industry है, उनके पास technology, but they have zero power projection, which is a huge advantage that the US has. Yes. और चाइना के पास nuclear deterrent कितना होगा? 600 होंगे nuclear warheads, 300, 600, whatever it is, which is good actually, but not overwhelming. Yes, I mean this is all brute force evaluation that you can see. आप map खोल के ना देख सकते हो. Yes. But what you cannot see, and I was listening to somebody, a very big hedge fund manager who was telling me, he was not telling me, I saw what he was saying on video. Global profits का total percentage, how much do you think is going to America? To what percentage of global profits of all companies in the world, of all capitalism in the world, of all corporations in the world is in the United States or the United States? There was a time, not too many years ago, that it was around 15-20%. It is right now at 43%. Okay. 43% of all global profit goes to the US. Goes to the US because we decided to watch Netflix. Yeah. And we decided to watch YouTube and then post content on YouTube and then people started to consume it. Yeah. 43% of the global profit. This is nowhere seen. ये invisible absolute power है. सारा पैसा उसके पास है. जी. इसीलिए तो उनका प्रेसिडेंट इतना खुल के दादागिरी कर पाता है. बिल्कुल. So the US has built up these platforms. Yeah. सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमेरिकन है. So that's why they're able to control the narrative. जो भी वो अलाउ करेंगे वो कहा जाएगा. जो वो अलाउ नहीं करेंगे, people can't say that. They are controlling and policing speech. They are controlling and policing opinions. उनको कोई किसी चीज़ को ट्रेंड करना है, they can make it happen. Nobody will know that it's artificially done, right? अगर किसी कंट्री में आप उनको इंटरफियर करना है, they can put forth narratives on social media. So they have global monopoly on this, on information. Yes. देखिए मार्क्स क्या बोलता है? We have to control the means of production. Yes. Means of production. Production up now, Marx, it has changed. So now the Americans are controlling the means of production of information. Information. That is even more dangerous. So incredibly powerful. So powerful. Yeah. सब पूरे विश्व का डेटा अमेरिकन सर्वर्स पे है. उससे वो AI को ट्रेन करते हैं. AI has become very intelligent. अभी हमारे पास जो पावरफुल AI सिस्टम्स है, चैट GPT है, क्या क्लॉड है, सारा अमेरिकन है. लेकिन चैट GPT का सबसे पावरफुल मॉडल जो होगा ना आज, the Americans have models that are hundreds of times more powerful than that, but they'll be secret models. वो उनके मिलिट्री को अवेलेबल हो गए, उनके गवर्नमेंट को अवेलेबल हो गए. If we can see in public कि कितना पावरफुल है चैट GPT, सोचिए जो हिडन AI सिस्टम्स है वो कितने पावरफुल हो गए. अभी कुछ साल पहले तक वी यूज्ड टू बी ऑलवेज वंडर ये चाइना क्यों फेसबुक अलाउ नहीं करता है. चाइना इज ब्लॉक्ड फेसबुक, गूगल. ये तो 8-10 साल पहले सुनते थे हम. ये अब समझ में आता है. They could foresee कि इसमें इतना पावर है. अभी चाइना पता है एक और क्या चीज कर रहा है? They are removing the so-called naked officials from power in Chinese Communist Party. Naked official क्या होता है? Naked official का definition है a Chinese Communist Party high ranking senior person who has family abroad. इसका मतलब in the West can be arm twisted. Of course you can be. That is huge leverage the West has on such people. So Chinese Communist Party इन सब लोगों को दो ऑप्शन दे रहा है. Either repatriate all their family members back to China or resign. And ये पूरा crackdown चल रहा है अभी चाइना में. So China is making sure कि कोई भी Western leverage नहीं हो पाए उनके देश में. No infiltration, no arm twisting, no leverage, nothing. Yeah. What about India? We are not in that discussion. We are not even in that. वो vocabulary में हम है ही नहीं जिस लेवल पे अब ये लोग गेम खेल रहे हैं आपस में. I don't know to what extent can we extrapolate or speculate. Body language देख रहा था मैं ट्रम्प की और शी की. अभी they just met.
Trump was submissive. She बोलना है बोले, जो बोलना है बोले. Trump was like, he is a hard negotiator, we're going to have a hard time, it's not good for us, but we'll see, we'll get some great things done. And she was like, बोलता रहता है, बोलने दो. So that body language also speaks a lot. And then I saw some body language expert was analyzing the body language of Putin and she. She is superior. देखिए, She holds the cards. जी, चाइना और रशिया का जो रिलेशनशिप है आज, चाइना इज नाउ द सीनियर पार्टनर. Yes, yes. चाइना इज द सीनियर पार्टनर. रशिया डिपेंड्स Right. ऑन चाइना फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. रशिया इज फॉर्चुनेट कि भारत भी है. अगर भारत नहीं होता तो रशिया पूरी तरह से चाइनीज कंट्रोल में होता. Yeah. ओके, जब 2022 में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, इंडिया acted as a pressure release valve on Russia by purchasing tremendous quantities of Russian oil, without which Russia would have gone completely into the Chinese camp and become a complete vassal state of China. Right. लेकिन फिर भी आज रिलेशनशिप ये है कि शी जिनपिंग इज द सीनियर पार्टनर, पुतिन इज द जूनियर पार्टनर, एंड पुतिन डजंट लाइक इट बट ही हैज टू डील विद इट राइट नाउ फॉर द टाइम बीइंग. तो ये है. अभी यूएस और चाइना का जो रिलेशनशिप है, Yeah. ट्रंप ने अगर ऐसा सबमिसिव बॉडी लैंग्वेज रखा है, ही इज अ जीनियस. Okay, the US is overwhelmingly more powerful than China. उसने ऐसा body language रखा, maybe he's trying to mislead the Chinese. He's trying to obfuscate and throw them off the trail. See, words and actions, body language and actions. अगर आपको, if you want to fool somebody, you can say nice words to them. कि आप कितने अच्छे हो, we share values with you, etc., etc. But you will do something that's completely opposite of what you're saying. Similarly, जो उनका मीटिंग हुआ उसमें बॉडी लैंग्वेज जो भी था, but the US is the dominant partner, dominant nation, no question about it. China is not in the same league as the US. Economically, ठीक है, ठीक ठाक है, but if you put all the hard power factors together, the US dwarfs China. Russia overall hard power के perspective से actually is more hard power centric strong than China, especially because of the nuclear deterrent and so on. So I personally would not read too much into body language and all that. I look at the hard facts. Yeah. And speaking of hard facts, something seems to be going on in Africa also. जी. Particularly Northern Africa, which has implications in the Middle East and wider implications on the world. What is going on? देखिए, हम भारत में कहते हैं कि अगर चाइना मिसबिहेव्स, Right. तो हम मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉकेट करेंगे. Choke point है. चोक पॉइंट है. अमेरिकन कहते हैं मलाक्का में क्यों कुछ करना है, हम तो हॉर्मुज को कंट्रोल करेंगे और बाब अल मंदब को कंट्रोल करेंगे. मलाक्का की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे एक सोमालिया नाम का राष्ट्र है. अभी सोमालिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा, उसको सोमाली लैंड कहते हैं. ये एक डी फैक्टो सेपरेट रीजन है, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट नेशन है. Right. ओके, हरगेसा नाम का उनका कैपिटल है. दे डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम मोगादिशु. दे, उनका अलग से गवर्नमेंट है, उनका अलग से जुडिशरी है, अलग से आर्म फोर्सेस है, अलग से सब कुछ है. दे कलेक्ट टैक्सेस सेपरेटली फ्रॉम मोगादिशु. सो दे आर नॉट अंडर मोगादिशु कंट्रोल, बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंटिल नाउ बाय एनीबॉडी एज अ सेपरेट कंट्री. अभी क्या हुआ लास्ट वीक, रिसेंटली इजराइल ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया सोमाली लैंड को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. उसके बाद सऊदी या यूएई ने उसको डी फैक्टो रिकॉग्नाइज कर दिया एंड सो ऑन. सो सोमालीलैंड विल नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेस्ट. क्यों? क्योंकि वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बैठता है. इट इज राइट देयर. एंड इफ यू सी वेस्ट ऑफ सोमालीलैंड, आपके पास जिबूती है जो यूएस अलाइंड है, उसके वेस्ट में एरिट्रिया है जो भी यूएस अलाइंड है. तो पूरा ये जो रीजन है साउथ ऑफ बाब अल मंदब स्ट्रेट चोक पॉइंट, पूरा यूएस अलाइंड हो जाएगा एंड इजराइल अलाइंड. नॉर्थ में क्या है? यमन है, साउथ यमन. अगर उन्होंने साउथ यमन को तोड़ दिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यमन एंड दे कंट्रोल दैट, देन द एंटायर स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदब कैन बी ब्लॉकेडेड ऑन डिमांड बाय द अमेरिकन्स. नॉर्थ में आप जाइए, हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. अगर ईरान को ले लिया उन्होंने, then they can blockade Hormuz also. If they can blockade Bab al-Mandeb and Hormuz, they can blockade anything that reaches China, whether it is goods, whether it's energy, whatever. This is the entire block, this is the entire supply chain line into the eastern hemisphere. जी बिल्कुल बिल्कुल. ये दो चोक पॉइंट्स है, बाब अल मंदब एंड हॉर्मुज. बाब अल मंदब connects the Red Sea to the Gulf of Aden, into the Arabian Sea and Western Indian Ocean. तो it's a very very vital choke point. और दूसरा नेशन है यहाँ पे सुदान, थोड़ा सा साउथ में ऑफ सोमालीलैंड. वहाँ पे भी बहुत समय से सिविल वॉर चल रहा है. उसके बहुत लंबे रूट कॉजेज है, गोइंग बैक टू द colonial days when you had the Ottoman Empire and the British and so on and so forth. तो वहां पर भी दो फैक्शंस है, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट फोर्सेस, और इन दे आर सपोर्टेड बाय डिफरेंट प्लेयर्स. ओके, वन सेट ऑफ वन एक्टर इज सपोर्टेड बाय allegedly the US and US assets in West Asia. The other is supported by allegedly Russia and various things. तो वहाँ पे भी चल रहा है, and that also affects this region. So there are
so there are these plays, geopolitical plays happening in Africa. अफ्रीका का क्या इंपॉर्टेंस है? We can't think of a strong African nation because there is none, right? लेकिन अफ्रीका में बहुत रिसोर्सेज है. अगर आप पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को लेंगे, लगभग विश्व के आधे रिसोर्सेज वहाँ पर है. मिनरल्स, whatever you can think of, गोल्ड, आयरन ओर, कॉपर, डायमंड्स एंड सो ऑन, सब कुछ वहाँ पर है. सो ऑब्वियसली चाइना चाहेगा कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे और कुछ नेशंस को कंट्रोल करे. यूएस चाहेगा ये होगा, रशिया कहेगा हम भी होंगे, राइट? सो यूएस, चाइना और रशिया मेन प्लेयर्स हैं in Africa, and they are trying to control various nations. So coming back to Somaliland, that is a very important piece of the jigsaw puzzle, right, for blockading the choke points. Yes. And that ties into what's happening in the Middle East and West Asia also. I see. But another thing which is happening in that theater, आपने सही कहा, multiple theaters हैं जी. एक थिएटर में सऊदी अरेबिया की और पाकिस्तान की बहुत अच्छी दोस्ती होने लगी. Their ties are improving. बिल्कुल. And they're becoming very pally. Yes. And now there is even talk of a nuclear umbrella between Pakistan and East and West Pakistan, like you call it. Nuclear umbrella. So if you do anything there, then I can do the same thing there. And something similar with Saudi Arabia also. There was a statement that was issued by Asim Munir about something to that effect. अच्छा. हाँ, तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक बन रहा है, बट पॉइंट ये है कि इनकी आपस में डिफेंस टाइज बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं. तो अभी क्या हुआ रिसेंटली कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक जॉइंट म्यूचुअल सेल्फ डिफेंस, जॉइंट सेल्फ डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया कि इफ समबडी अटैक्स पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया विल कम टू पाकिस्तान एड, एंड इफ समबडी अटैक्स सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान विल कम टू सऊदी अरेबिया एड. तो इस म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी से क्या होगा कि पाकिस्तान कैन नाउ get investment, supplies, arms, ammunition, funds especially from Saudi Arabia that could come from somewhere else potentially. अगर यूएस को पाकिस्तान को सप्लाई करना है, बट पाकिस्तान का ये इमेज है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, तो अमेरिका सप्लाई करेगा सऊदी अरेबिया को और सऊदी अरेबिया विल राउट इट इनटू पाकिस्तान. दैट इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? और ऐसी जैसे आपने कहा है, ऐसी बात हो रही है कि पाकिस्तान में एक्सटेंड इट्स न्यूक्लियर अम्ब्रेला टू सऊदी अरेबिया. सो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म सपोर्टर रहा है, एलाई रहा है, ठीक है. एंड सऊदी अरेबिया के पास एसेंशियली अनलिमिटेड मनी है एंड दे कैन एक्चुअली अफोर्ड टू परचेज न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान. द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है, आर दिस रियली पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स? देखिए, पाकिस्तान के पास क्षमता नहीं है टू इंडिपेंडेंटली डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स. उसके लिए कितना कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसिंग होता है. यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को आपको एनरिच करना पड़ता है, यू मेक एनरिच यूरेनियम, हाई वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, बहुत कुछ. पाकिस्तान डजंट रियली हैव द ब्रेन्स और द नो हाउ फॉर दैट. इट इज लाइकली, ओके, ये स्पेकुलेशन है, बट आई थिंक इट्स लाइकली दैट दीज वॉरहेड्स पाकिस्तान हैज आर एक्चुअली अमेरिकन वॉरहेड्स ऑन लोन. हाँ, ये स्पेकुलेशन हुई थी जब हमने नूर खान बेस हिट करा था. तो इंस्टेंटली बहुत कुछ कुछ रिएक्शंस हो गए यूएस से, इमीडिएटली यू टर्न कर दिया यूएस. इमीडिएट. या सो क्लियरली कुछ तो एंगल है अमेरिकन. सो पाकिस्तान को एसेंशियली अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉरहेड्स दिए कि भाई we use this as blackmail against India, right? So that tells you कि इंडिया को यूएस एज अ फ्रेंडली नेशन नहीं देखता है, एज एन एडवर्सरी देखता है. सो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये टाई अप है. अभी वेस्ट एशिया में एक राइवलरी चल रही है सऊदी अरेबिया और यूएई की. ओके, सऊदी अरेबिया इज अलाइंड इन सम वेज विद चाइना. वो चाइना को ऑयल सप्लाई कर रहा है एंड इट इज टेकिंग युआन्स इंस्टेड ऑफ डॉलर्स, व्हिच इज वेरी बैड फॉर द यूएस, राइट? तो यूएस इससे ज़्यादा खुश नहीं है ऑब्वियसली. और यूएस का नंबर 1 एलाई इन द रीजन है इजराइल. And Israel seems to be aligned with the UAE, and Saudi Arabia seems to be aligning with Pakistan, with China to a certain extent. तो UAE और सऊदी अरेबिया के बीच में टसल हो रहा है अभी. सऊदी अरेबिया बहुत सारा यूएस वेपनरी खरीदता है, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ यूएस वेपन्स. UAE भी बहुत खरीदता है. So both are powers in the region. Yes. Saudi Arabia is the major power. UAE is, you could say, smaller power, but everybody has ambitions. सब जो रॉयल्स हैं वहाँ के, तो वहाँ पर ये भी चल रहा है गेम, एंड दिस ऑल्सो टाइज इनटू ईरान, कि ईरान में स्टेबिलिटी होगा नहीं होगा एंड सो ऑन. ईरान एंड इन फैक्ट इजराइल टू. एंड इन दिस मिक्स ऑफ एम्बिशंस, इंडिया इज सिटिंग इन द मिडिल एंड एट अ डिस्टेंस. हमारा एक होप था कि ईरान के साथ हमारा एक पोर्ट हो जाएगा जी, और उस पोर्ट के थ्रू एक कुछ हद तक हम अपनी सिक्योरिटी मेंटेन कर लेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी. चाबार तो हाथ से जाता दिख रहा है. अगर यूएस ने ईरान लिया तो चाबार गया, सीधी बात है. और जिस हिसाब से वहाँ पे रिवोल्ट चल रहा है, एंड इट इज बिकमिंग रिडिक्युलस. जिस लेवल पे सोशल मीडिया पे भी दिख रहा है ना, वो आई डोंट थिंक दैट इट इज गोइंग टू लास्ट टू लॉन्ग. द डाउनफॉल इज एमिनेंट. कुड बी. अभी 2 घंटे पहले इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अभी से 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया, ऑल इंडियन नेशनल्स इन ईरान आर एडवाइज्ड टू वेकेट ईरान, लीव ईरान एज सून एज पॉसिबल. दैट इज अलार्म बेल्स. इट इज अलार्म बेल्स यार. और वो बहुत देर से हो रहा है और होता दिख ही रहा है, और कुछ ना कुछ होगा अभी.
और इंडिया इसके बीच में फंसा हुआ है. आई डोंट थिंक वी आर एबल टू डू टू मच. नहीं, इंडिया के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है इस समय. वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक. इंडिया के पास सब कॉन्टिनेंट को डोमिनेट करने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है. द यूएस इज मोर पावरफुल इन द सब कॉन्टिनेंट देन अस. उतना पावर है यूएस के पास. तो अभी हमें वी हैव टू बी रियलिस्टिक. वी हैव टू एक्ट एज पर आवर साइज. अभी चुपचाप बैठो, ज़्यादा इधर उधर देखो मत. डोंट ट्राई टू फाइट दिस वॉर दैट वॉर, फाइट दिस बैटल दैट बैटल. जो होता है होने दो, बिकॉज अदर पावर्स आर डूइंग इट, दे आर मोर पावरफुल. होने दो. अभी हमें क्या करना है? वी हैव टू चुपचाप स्टॉप बोस्टिंग अबाउट विश्व गुरु एंड सुपर पावर एंड ऑल दैट नॉनसेंस. चुपचाप बैठो, अपना काम करो, ग्रो योर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 20 years. हो सके तो किसी मेजर वॉर में फंस मत जाओ. एंड जस्ट वर्क. This is the right way to do it, because it appears like I was saying in the beginning, the chessboard seems to be set against India. It almost feels like checkmate to me. There are no friends. No friends. India has never had allies. India has had one trustworthy long-term partner, USSR, and now Russia. Yeah. But also that is conditional on many things, because every nation has its own constraints. Yeah. India has no allies. But we have 1.45 billion people. What do you think Trump will do in the next 2-3 years of his presidency which is left? अभी तो बहुत टाइम बचा उसके पास. He will want to degrade Russia and China's strength. First through indirect means, then potentially through more direct means. सबसे सिंपल चीज़ अभी वो क्या कर सकता है? regime change in Iran. उन्होंने सीरिया में तो कर लिया, वेनेजुएला में भी कर लिया, अब ईरान भी गए, तो कितने इनके पास पार्टनर्स बचे? रशिया एंड चाइना बिकम एसेंशियली ऑलमोस्ट आइसोलेटेड. अगर ईरान गया तो इंडिया के ऊपर भी कितना वो लेवरेज डाल सकते हैं. Right? So makes sense to bring the Iranian regime down now, right? तो ट्रम्प चाहेगा कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को पूरी तरह से रीशेप कर डाले वो. So he has done वेनेजुएला. So फिर क्या बचता है? इंडिया बचता है, रशिया बचता है, और चाइना बचता है. फिर वो इंडिया पे कंपेलेंस डालेगा कि now you have to bend to my will. You have to be completely aligned with the West, otherwise we will treat you as an enemy. ये करेगा. ईरान जाने के बाद इंडिया की बारी आएगी. सो अगर मोदी जी नहीं मानते तो वो भारत में रिजिम चेंज करने का प्रयास करेंगे इन सम शेप और फॉर्म, और अदरवाइज इंडिया को डिस्टेबलाइज करेंगे थ्रू पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, कुकी लैंड, नेपाल, व्हाटएवर. दे विल ट्राई देयर बेस्ट. अब आई नो दैट ये स्पेकुलेशन के रेल में है और हम हार्ड फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ तो. पर ये सब हमको अगर पता है और हम स्पेकुलेट कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसीज तो लिटरली फुल टाइम लगी होंगी. बिल्कुल. और सिर्फ हमारी नहीं, सबकी. What do you think will be happening right now at the moment to prevent this? क्योंकि उनका काम है इंडिया को प्रोटेक्ट करना. How do you think what do you think Raw should be doing or is doing or might be doing right now? And आप बहुत कंज्यूम करते हो जियोपॉलिटिक्स, of course, much more than me, because this is what you do. You must have picked up sense. You must have picked up some sense of something, of some deals that, because you have a far sharper lens to it than we do. What do you think is really going on in the covert intelligence area? We have no idea. सीधी बात है. We can only speculate based on what we see in the real world. जो इंटेलिजेंस का वर्ल्ड है, जो इंटेलिजेंस का डोमेन है, वो पूरा कवर्ट है. It is supposed to be invisible and hidden. If you are a good intelligence agency, people should not know what you're doing, what you're thinking, what you're planning. मैं कहूँगा कि अगर कुछ क्या कर रही होगी रॉ फॉर एग्जाम्पल, तो वो it will be keeping an eye on what's happening within the Pakistani realm. पाकिस्तानी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? India will have assets within Pakistan. Okay? So we'll be monitoring what's happening there. Speaking of which, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, इसी से रिलेटेड बट perhaps a little bit far-fetched as well. जी. ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ देर तक बलूचिस्तान हुआ. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और अटैक्स भी हुए पाकिस्तान आर्मी पर, बड़ा कुछ हुआ. और उसके बाद एकदम से हमारी इंडिया और तालिबान की बातचीत होने लगी. जी हाँ. What do you think that is going to lead to? India and Afghanistan. India and Afghanistan are natural partners. Allies तो नहीं है, because उसके लिए ट्रीटी होती है, but we are natural partners. भारत अफगानिस्तान को किसी भी प्रकार से थ्रेटन नहीं करता है. अफगानिस्तान जानता ही है. अफगानिस्तान में आज सरकार किसी की है? तालिबान की है. तालिबान कौन है? पश्तून नेशनलिस्ट्स. उनका नंबर 1 शत्रु कौन है? पाकिस्तान. किस लिए शत्रु है? क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइज अ बिग पीस ऑफ टेरिटरी दैट इज पश्तून टेरिटरी दैट हिस्टोरिकली शुड बी पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. खैबर पख्तूनख्वा. तालिबान कहता है दिस शुड बी बैक विद अफगानिस्तान. पाकिस्तान कहते हैं जो करना है कर लो. सो दैट इज अ बिग टेरिटोरियल डिस्प्यूट. और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत एट्रोसिटीज करता है, उनके लोगों के साथ एट्रोसिटीज करता है एंड सो ऑन. इसमें एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है कि द तालिबान केम टू पावर बिकॉज अमेरिका हैंडेड पावर टू द तालिबान. उसके पहले बहुत नेगोशिएशंस हुए
फिर दोहा अकॉर्ड हुआ, ओके, जिसमें कुछ सीक्रेट क्लोजेस है. नाउ वेरी रिलायबल सोर्सेज से दिस दैट द अमेरिकन्स पे द तालिबान अ वीकली स्टाइपेंड ऑफ बिटवीन 30 to 100 million dollars in cash. Okay, so essentially this makes Taliban on the American payroll. But does it make Taliban a US asset? No. Taliban kabhi, they will put Afghanistan's national interest at the forefront in a way, but they will take American assistance in a way that it doesn't harm Afghan interest. कैसे? Most likely ये agreement हुआ है US और तालिबान के बीच में कि तालिबान will keep China out and Russia out. China wants Belt and Road to go through Afghanistan. China wants all the investments from Afghanistan, copper, ये वो सब खाना चाहता है China. तालिबान ने कुछ भी होने नहीं दिया है. So that is most likely the agreement. Keep China and Russia out. Then you do whatever you want. So Taliban is obviously aligned with India. अभी उनके जो मुख्य विदेश मंत्री थे श्री मुत्तकी जी, वो कुछ महीने पहले दिल्ली आए थे, वो का देवबंद वहाँ पे जाके आए. So that is the deal. So but Afghanistan is not a very powerful nation. That also we have to recognize. So Afghanistan will last as long as the Americans feel that Taliban is a good custodian of this territory for us. But America के पास एक बहुत ही lucrative चीज़ है यहाँ पे. They covet one thing in Afghanistan, Bagram Air Base. Bagram Air Base को 1950s में I think Soviets ने बनाया था. Okay? और ये बहुत ही massive air base है. वहाँ पे you can have like thousands of troops you can station there. बहुत ही हाई क्वालिटी रनवेज और सब कुछ है. और अमेरिकन्स ने उसको रिफर्बिश किया था व्हेन दे टुक ओवर अफगानिस्तान फॉर 20 years. दे ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान. अभी यूएस चाहता है वी टेक बैक बगराम. वहाँ से हम वी कैन कीप आईज ऑन चाइना, वी कैन कीप एन आई ऑन ईरान, वी कैन कीप एन आई ऑन इंडिया, पाकिस्तान, इवन पोटेंशियली रशिया. तो यूएस वो चाहता है. विल सी अबाउट दैट इफ द यूएस कैन टेक ओवर. बट ओवरऑल रिलेशनशिप इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये है. और एक कॉमन एनिमी है पाकिस्तान. Coming to the southern tip, the Indian Ocean, Sri Lanka, उनका अब कोई भरोसा नहीं है. एक there was a time when you could rely on their friendship. Now अब कभी वो इस तरफ डोल लेते हैं या उस तरफ, depending on what, and their reasoning is the similar reasoning that Nepal also gives, which any weaker nation or a smaller nation will give, कि भाई हमको तो जहाँ से aid मिलेगी, we will take it. Yeah. We will tend to just roll that way. Can Sri Lanka be trusted? Not really. Why? Because you have a more powerful actor in the region who will want to use Sri Lanka against us. Sri Lanka के लोग, they are our people. Okay, ethnically, culturally, civilizationally हमारे लोग हैं. लेकिन श्रीलंका for some reason is a separate nation, and a more powerful nation like the US will want to leverage that against us, obviously. So they will obviously have more leverage over Sri Lanka than anything we can potentially have. Sri Lanka में कुछ natural disaster हुआ, भारत आएगा, help करेगा. मालदीव में कुछ हुआ, भारत आएगा, help करेगा. लेकिन जब hard power की बात आती है, then other nations have more leverage over these countries. And that's why we see this repeatedly, कि हम सब nations को help करते हैं, but they then act against our interests. ये it's not ingratitude, ungrateful नहीं है. It's just that they are coerced with more power by other nations than us, like the US. तो श्रीलंका obviously जब तक हम powerful नहीं होते, तब तक श्रीलंका will not be able, we cannot rely on Sri Lanka. So solution क्या है? India needs to become powerful enough that it can actually dominate the subcontinent region, and the US can interfere there. Right. Then everybody will be reliable. Interesting. What seems to be happening in the defense domain? I know, and if everybody knows कि technology पहले बनती है तो पहले defense में use होती है. What is it that is happening in the current defense domain that is interesting to you? Or something that is not well known in the public? Well known, not well known. देखिए डिफेंस में अभी पिछले 5-6 वर्ष में बहुत पूरा U-turn हुआ है. U-turn नहीं हुआ है, but there are new paradigm shift हो गया है. Paradigm shift हुआ है. There are new rules of warfare. We saw this during the Armenia-Azerbaijan conflict. The first time you saw drones being used, suicide munitions and whatnot. उसके बाद Ukraine war हुआ, उसमें सब कुछ change हो गया है. अभी Air Force use नहीं हो रही है. Russia is not using Air Force to any significant extent. अभी जो major weapons use हो रहे हैं, these are suicide drones, loitering munitions, anti-personnel drones, mines, and then there are drone defenses that have evolved over time. Right. Very strange, defenses over tanks and all that. So पूरे rules of warfare change हो गए. Then there is the use of hypersonic weapons and all that. So अभी future of warfare क्या है? हम अभी भी 20वीं शताब्दी वाला वो सिनेरियो लेके बैठे कि वी नीड टू हैव अ गुड एयर फोर्स, फाइटर प्लेन्स, डॉग फाइट करेंगे. आज सब कुछ ऑटोमेटेड होने वाला है. यू गोना हैव रिमोट किल्स. ओके, सो द नेशन विद द बेस्ट रिमोट killing technologies, capabilities, the nation with the best hypersonics, the nation with the best drones, these are the nations that will prevail in warfare. अभी ऑपरेशन सिंदूर में कैसा हुआ था?
सब कुछ एरियल वॉर था, पूरा का पूरा वॉर एरियल वॉर था. वी यूज मिसाइल्स, वी यूज ड्रोन्स टू हिट द पाकिस्तानी टेरर कैंप्स. When Pakistan tried to hit us with missiles, we shot down all the missiles. We have a tremendously powerful air defense system that is going to be very crucial for India. Very much so. Not just short and medium range missiles and assets, but long range ballistic missiles also we need to take down with this. So, and then there is the software component, the intelligence component, which is AI. Exactly. I think at the end of the day, it's AI versus AI. It's AI versus AI because the decisions, the controlling in real time will happen बिल्कुल. through AI only. 100%. Humans are not fast enough for that. No. So we will have one AI versus another AI, and the better AI wins. The better AI Which wins. means India needs to develop its own AI. Exactly. और AI रेस में हम बहुत पीछे छूट बहुत गए. पीछे है. हमारे पास फाउंडेशनल मॉडल्स ही नहीं है. क्या कहें? आई एम अ कंप्यूटर गाय. जी. तो फाउंडेशनल मॉडल्स का ये होता है कि अगर आपके पास फाउंडेशनल मॉडल नहीं है ना, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. आप किसी और के मॉडल पे एप्लीकेशन के लेयर्स बना सकते हो. बिल्कुल, you can put layers on top of ChatGPT or whatever, but आपका खुद का trained मॉडल नहीं है because you don't have data and you don't have the computing. And even if you have it, you're not doing it. वो initiative नहीं है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज क्वांटम कंप्यूटिंग Quantum टू. computing. उसमें भी हम कहीं नहीं है. I think एक आध क्वांटम कंप्यूटर बनाया हमने बैंगलोर में किधर तो. है बट दे आर फार देखिए अहेड ऑफ इंडिया अस. में क्या होता है कि भाई हम टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. 1974 में पोखरण किया, अरे देखो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अब हम शेल्फ पे बिठाएंगे 20 साल तक, 25 साल तक. हम ऐसा करते हैं. We don't invest the right amount of money in these things. हमने एक क्वांटम कंप्यूटर बनाया. Now let's invest a few $100 billion into it and take it to the cutting edge level. वो हम नहीं करेंगे. वो नहीं करते हम. AI models, हमारे AI models are wrappers on ChatGPT. We aren't taking our own data and training this from the foundations, reinforcement learning. और इंडिया में डेटा का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है. जब से जियो ने फ्री करा है इंटरनेट, जी. डेटा की रिचनेस एक्सट्रीम है. परंतु वो सारा डेटा फॉरेन प्लेटफॉर्म्स पे है. अनफॉर्चुनेटली. बट दैट्स ओके, वी कैन स्क्रैप इट यार. हु केयर्स अबाउट लॉज? जो ओपन एआई ने किया, वो उन्होंने ये इतना सारा डेटा पे ट्रेन कैसे किया? दे स्क्रैप्ड ऑल द डेटा ऑफ द वर्ल्ड लीगली, इलीगली, व्हाटएवर मींस. दे डाउनलोडेड 170 टेराबाइट्स ऑफ टॉरेंट्स. इलीगल डाउनलोड्स. जी. एक और अजीब सा ट्रेंड मुझे दिखता है दुनिया में, और वो ये है कि हर कंट्री के पास एक कैपिटलिस्ट आर्म है. रिलायंस है, हमारे अडानी है यहाँ पर. वहाँ पर उनके पास टेक कंपनीज है, गूगल है, मेटा है, ओपन एआई है. और चाइना के पास भी ऐसे ही हैं बड़े बड़े. बिल्कुल है. टेक जायंट्स है. जी हाँ. आई थिंक समवेयर बिहाइंड क्लोज डोर्स द मेजर पावर्स आर अलाइनिंग देयर कैपिटलिस्ट फोर्सेस विद देम. ऑफ कोर्स. और दे विल डू देयर बिजनेस ओपन में, बट कहीं ना कहीं एक्चुअल इकोनॉमिक लेवरेज बिहाइंड द सीन्स इनकी है. देखिए, I'll give you an example. Starlink. Okay, Starlink एक कंपनी है which is owned by Elon Musk. Starlink has tens of thousands of satellites in orbit. ये क्या करते हैं? They beam data, internet services into nations. अगर किसी नेशन में regime change करना है, यूक्रेन को दिया ना इन्होंने. हाँ, अगर ईरान में regime change करना है, ईरान ने अगर इंटरनेट बंद कर दिया, they will beam Starlink there so that the protesters can use that. That's right. That is just one small example of what Starlink can be used for. उनके पास tens of thousands of satellites है which are beaming internet. What if there are some other things on the satellites? Sensors, remote. Sure. Laser weapons. Test हुआ है. Laser fired from space. So let's say the laser weapon has to be big and the Starlink satellites are small. But you can have remote sensors on the Starlink satellites. Real-time sensing equipment. That will give the US high-quality real-time coverage of the entire world. What's happening at the square centimeter or square meter level. Right? In real time, they will know exactly क्या हो रहा है किसी देश में. So Starlink can be weaponized in this manner. ये जो सारे टेक जायंट्स हैं, ये सब भी completely aligned with the US geopolitically. All of these major corporations is a geopolitical tool for the US. 1910 के आसपास एडवर्ड स्नोडन भाग गया रशिया. उसने क्या रिवील किया था कि जो मेजर टेक जायंट्स है वो सारा का सारा रियल टाइम डेटा फीड करते हैं into an operation called PRISM. PRISM एक बहुत बड़ा डैशबोर्ड है. आई मीन इट्स अ डेटा कोलेशन थिंग. इट वाज इन 1910. और उससे यूएस को इन रियल टाइम क्या हो रहा है पूरे विश्व में ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा फ्रॉम द टेक जायंट्स इन रियल टाइम दिखता है. और सबसे ज्यादा डेटा कहाँ से कलेक्ट हो रहा था? इंडिया से. वो 2010 की बात है, आज 2026 हो गए. सोचिए आज उनकी क्या क्षमताएं होंगी. This is OSINT, right? Open source intelligence. This is OSINT plus non-open source also, because much of this data will be not private data. This is supposed to be not ever given to anybody, but it's all being given to the US government. It's sitting on their servers, and who knows what they're doing behind. They will do everything they can and everything they want with this data. अपना डेटा अपना नहीं है भाई, उनका. प्राइवेसी तो it is just a farce. It's a mirage. It's a mirage. Yeah. जब गूगल आया था 3-4 साल पहले, तो मैं तो सरेंडर कर गया था. मैं तो I knew कि ये डेटा जा चुकी है. अब इनको सब पता है. There is no point in fighting this. I'm not sure why we are allowing
this penetration of India. Option अभी ही तो नहीं हम है। सोच रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ कोई Starlink भी आने वाला है भारत में. I क्या, don't think- Starlink? Starlink. इंडिया में दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. That would be a disaster. अच्छा बिल्कुल. अच्छा, उनका स्टारलिंक आने वाला है. हाँ, उनका इंडिया विल अलाउ Starlink to operate in Indian territory. ऐसी बात हो रही है. अच्छा. That will not be a good thing for India at all. That the same argument was proposed on Tesla also कि अगर आप गाड़ी में दोगे, गाड़ी का AI है, पूरी गाड़ी मैप करेगा, पूरा देश मैप कर लेगा वो पूरा. और वो पूरा का पूरा उसके सर्वर पे बैठा है. And Tesla is an AI company, by the way. Yeah. It's a very powerful AI company. It is a data company. Yes. At the end of the day, गाड़ी तो They have बनाते हैं. more data than the other tech giants because they are collecting video data in real time. Okay, all of that is sent to Tesla servers, and that helps Tesla servers create a better and better AI, self-driving AI. But one wonders what other uses this AI has. Or, I mean, data. I mean, you can take it and use it in any way you want. Absolutely. So I sometimes visit my friend who lives in Dubai, and he has a Tesla, and it's a fantastic car. The whole thing is basically a cell phone with wheels. Huge battery, right? Huge battery. बहुत low battery. कुछ नहीं उसमें, कोई कुछ नहीं, and it is fast and it is smart. And so the amount of data it is processing is basically a CPU with wheels. Yeah. और वो उन्होंने अगर बना दिया है और वो मास प्रोडक्शन हो रही है. अभी somebody was telling me, a friend, I can't name him, but he works with Tesla Okay. and works in Germany. Tells me, if you can buy Tesla stock. Why? Tesla is now going to invest or is investing in creating 100 million robots or something. अभी आया Optimus Prime or something it's called. Or हाँ, something, हाँ, yeah, ऐसा कुछ है. हाँ. ऐसा तो एक रोबोटिक आर्मी वो तैयार करने वाले हैं. They want to replace human labor at such, that is their narrative. Imagine the power that they will get. Imagine those robots used for kinetic means. Whatever. I mean, if you are going to have the option to buy a robot to clean your house, then the army has already had the option to do whatever the hell it wants with it. I mean, that weapon is sitting inside your house. Inside your One house. wonders how it can be used in other ways. Used if in required, other ways. if wanted. Yeah. और ये तो वो है जो ओपन डोमेन में कैपिटलिज्म के थ्रू आ चुका है एंड कंज्यूमर तक. उससे पहले वाले स्मोक स्क्रीन में जो कभी बाहर आया ही नहीं है, सब कुछ हो चुका होगा. बहुत कुछ आगे जा चुके होंगे ये लोग. अभी एक इलॉन मस्क का ट्वीट आया. Somebody mentioned something about how Anthropic, which is an AI company, जिनका Claude model Cloud model, yeah. तो उन्होंने कुछ तो किया जो asynchronous टाइप के कुछ प्रोग्रामिंग करी और जो ह्यूमंस की टीम को, टॉप AI इंजीनियर्स की टीम को 1 साल लग रहा था कोड करने में, उसने 10 दिन में बना दिया. अच्छा. उसने बना दिया और उसने कुछ ट्वीट करा. इलॉन मस्क का ट्वीट का रिप्लाई आया, वी आर नियर द सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी इज हियर, द सिंगुलैरिटी इज हियर. Which means AI consciousness. I mean, AGI. conscious, AGI. AGI. And AGI is very, very scary. We should be very afraid of that. Yeah. It gives essentially unlimited capabilities to whoever has it. And they can distance themselves from the rest of the world then very quickly, very rapidly. Progress so fast that the others are left behind forever. Yes. Yeah. And in fact, it might not listen to anybody. I mean, that depends on how much agency we give it. देखिए, अगर आपके पास एक सिस्टम है, AI सिस्टम, which is let's say conscious, which is AGI, लेकिन उसको you don't give access to real world tools, वो क्या कर लेगा बैठे-बैठे? You know, एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब मैंने पढ़ी थी, Nick Bostrom. He's a very smart guy and the director of the Institute of Future Studies or something, जिसका काम एक ही है. उस इंस्टीट्यूट का काम है कि ह्यूमैनिटी पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना. जी. यही काम करते हैं वो. उसने आइडेंटिफाई करा AI को. जी. और एक चीज होती है कंट्रोल प्रॉब्लम AI में. जी. अगर AGI है तो उसके पास इतनी एजेंसी होती है कि वो आपके स्क्रूपल्स को फॉलो नहीं करेगा. नहीं, it doesn't have to, it doesn't need to. And so the control problem basically states that you can't cordon off AI and you can't say to it don't use this tool. See, it's like this. आपका कंप्यूटर सिस्टम है, AI सिस्टम है. Let's say it's a gigantic supercomputer with a huge intelligence inside. Yeah. अगर आपने उसको कनेक्ट नहीं किया with real world tools, फिजिकली आपके हाथ से, उसके पास वो मीन्स नहीं है वो कनेक्ट करने को. In that case, it can't do anything. The hardware. But it will be connected to the internet. Yeah, so if you are careful enough to cordon it off. वही तो उसने सारे सिमुलेशंस करके ये बोला कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. Okay, so it will just break free eventually. Break free, and it might already have done that. It might already have done that. So we are there now in the phase in the history of humanity. We are in it. Yeah, there we are. We are in it. A superior intelligence might be floating off in the cloud somewhere, just observing. Or learning, observing, maybe. Waiting. Who knows? Who knows? Yeah. Who is commanding it, or if at all it can be commanded. Or if it is capable of being commanded. Yes. Yeah, exactly.
So it's a crazy world we are stepping into. Absolutely. Yeah. But always a pleasure speaking with you. Always a pleasure talking to you. आपके साथ बात करते टाइम कहाँ चलता पता नहीं चलता. जी, always a pleasure. Thank you so much for having me. Thank you.